नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है। ये सभी 6 दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। तमिलनाडु के डीएमके सरकार की अपील पर यह फैसला किया गया। नलिनी श्रीहरन समेत 6 दोषी 33 साल से जेल में हैं। राज्य सरकार ने इनकी रिहाई के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल को पत्र लिखा था, लेकिन उस पर 4 साल से कोई फैसला नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तीखी आलोचना की। पार्टी का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य और गलत है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस की राय गांधी परिवार से अलग है। सोनिया गांधी ने नलिनी की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की थी और उसके बाद सन 2000 में तत्कालीन डीएमके सरकार ने ऐसा कर दिया था। वहीं राहुल और प्रियंका इन दोषियों को छोड़ने की मांग कर चुके हैं। प्रियंका तो सन 2008 में वेल्लोर जेल में नलिनी से मिलकर भी आई थी। वहीं राहुल ये कहते आए हैं कि वे इन्हें माफ कर चुके हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां ये एक बड़ा और भावनात्मक मुद्दा है, जहां डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही सरकारें दोषियों को रिहा करने की मांग करते आए हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस और मोदी सरकार की राय भी मिलती जुलती है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन दोषियों की रिहाई का विरोध किया था। साथ ही रिहाई की तमिलनाडु की सरकार की मांग भी खारिज कर दी थी। इससे पहले इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7वें दोषी पेरारी विलन को रिहा करने का आदेश दिया था। इस तरह अब 7 दोषी खुली हवा में सांस लेंगे। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एलटीटीई की एक आत्मघाती महिला हमलावर ने हत्या कर दी थी। और वहीं कांग्रेस ने दोषियों की रिहाई पर ऐतराज भी जताया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने दोषियों की रिहाई पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह अस्वीकार्य और गलत है। कांग्रेस इस रिहाई को पूरी तरह नामंजूर करती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम देश की भावना के अनुरूप नहीं है। और कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। एक पदासीन प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री पे घातक हमला और मृत्यु और हत्या भारत की अक्षुण्णता, संप्रभुता, भारत के अस्तित्व को अटैक करता है, उस पर आक्रमण करता है। इसमें कोई राजनीति का रंग नहीं होता। और ऐसे एक जो अपराध है, जघन्य अपराध, उसके लिए आप आमतौर वाले प्रशासनिक कारणों से 6 लोगों को और एक व्यक्ति को पहले मई 2022 में रिहा नहीं कर सकते। ये कांग्रेस का आदरपूर्वक स्टैंड है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विषय में। प्रियंका गांधी ने जेल में नलिनी से मुलाकात की थी और 2009 में एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा था कि उन्होंने नलिनी को माफ कर दिया है। आइए सुन लेते हैं। The big learning that came from that meeting was exactly this, that I was still, though I was not angry anymore, I did not hate her, I did not, and I wanted to meet her, I was still thinking that I was somebody who could forgive her for something she had done. Here is a woman who's gone through as much, if not more than me. Something has happened to you that has made you feel orphaned. Something has happened which has crushed you inside. So how can you want that to happen to someone else? An innocent child. What has that child got to do with anything? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, पीकेडी नाम्बियर साहब, राजनीतिक विश्लेषक, और केवी प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले दुबे जी, आपके पास ही आऊँगा। वैसे तो आज का ये जो दिन है ये आपसे सवाल करने का नहीं है, बल्कि समझने का दिन है कि आखिर क्या कारण है कि गांधी परिवार की राय अलग है, कांग्रेस पार्टी की राय इस मुद्दे पर अलग है। गांधी परिवार की राय या कांग्रेस पार्टी की राय का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है समूचे हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का
जिसके चहेते पूर्व प्रधानमंत्री की नृशंसतापूर्वक हत्या की गई है, और उस हत्या के दोषियों को आप याद कीजिए कि ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें 26 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया था। बाद में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उस न्यूक्लियस में कॉन्स्पिरेसी जो करने वाले थे उसमें 7 लोग थे, बाकी को छोड़ दिया गया। उसमें से 4 को फिर डेथ सेंटेंस और 3 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च अदालत ने बाद में राज्यपाल के उस निर्णय पर भी बात की, जिसने निर्णय नहीं लेते हुए, राज्य सरकार के अभिमत के आधार पर निर्णय न लेते हुए राष्ट्रपति के पास भेज दिया, जबकि आर्टिकल 161 में राज्यपाल को पूरी तरह अधिकार था। अब इन बातों को दरकिनार भी रख दिया जाए तो आर्टिकल 142 में विवेकाधिकार को कैसे परिभाषित करेंगे? एक जघन्य हत्या करना, एक समूचे राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले लोगों को छोड़ दिया जाना क्या संदेश देता है? सर्वोच्च अदालत ने अभी छलावा के केस में भी, जिसको हाई कोर्ट ने, बलात्कार के केस में हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जानवर सड़क पर शिकार ढूंढते हैं, जिस बिटिया को एसिड से जलाया गया, सिगरेट से दागा गया, उसको छोड़ दिया गया। देश की सरकार बिल्किस बानो के केस में बलात्कारियों को फूल माला पहनाकर छोड़ देती है, तो लॉलेसनेस को क्या कहेंगे? किस तरह परिभाषित करें? प्रत्येक देश का नागरिक आज इन विषयों को लेकर व्यथित और द्रवित है। यहाँ पर सद्भावना हो सकती है। प्रियंका जी, राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की, वो तो सहृदयी परिवार है, सब कुछ समर्पित कर दिया इस देश पे। उनके संदर्भ में बात नहीं करना चाहता। आज एक नागरिक होने के नाते मुझे इस बात का बहुत दुख और अफसोस हुआ कि सर्वोच्च अदालत आर्टिकल 142 में क्या इतने असीमित अधिकार है कि किसी भी संदर्भ में वो निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, मुझे दुख हुआ इस बात का, और वो दुख हमने पार्टी के स्तर पर भी व्यक्त किया और देश के प्रत्येक नागरिक भी व्यक्त कर रहा है। जी नामबिहार जी, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये एक निजी दुख है गांधी परिवार का, और ये उनका एक बड़ा दिल है कि उन्होंने हत्यारों को माफ कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, लगता है कि वही का वही स्टैंड मोदी सरकार का भी रहा है। जब तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि इन्हें माफी मिलनी चाहिए, तब मोदी सरकार ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट में भी इससे इनकार किया गया, और जहां तक राज्यपाल का प्रश्न है, 4 साल से उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं किया था, और इसको लेकर के उनकी आलोचना भी की गई थी। अखिलेश जी, मैं समझता हूं आज का जो ये निर्णय है जो सुप्रीम कोर्ट का, भले ही कुछ भी कहे कि लीगली वो है, ये है, कुछ भी कहे, बट ये बहुत दुखद है। देते हैं कि दैट, मुझे याद है, मैं छोटे बच्चे थे जब जो है हादसा हुआ था। आज भी उस दिन का अखबार, उस दिन का रेडियो, उस दिन का टीवी का जो भी खबर सुन के पूरी देश हिल गए थे। ये सिर्फ एक राजीव गांधी एक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण नहीं था, बल्कि देश के ऊपर, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो मुझे लगता है कि उस तरह का एक केस को एक निजी मामला की तरह हम ट्रीट करना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत हुआ है। क्यों किया है वो तो हमारे अपेक्स कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, इसके ऊपर तो आलोचना कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो बात अलग है। लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं, इसमें राजनीति एक तरह से देखेगा तो द्रविडियन पार्टियों का जो नीच राजनीति है उसकी जीत है, बट इंसानियत का और देश विरोधी शक्तियों का जीत है, और इंसानियत का हार है आज की तारीख में। इसमें मुझे नहीं लगता नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस, इसमें यह देखना है कि इस तरह का जो आगे जो जाके, जैसे बियान सिंह का केस है, इस तरह का बहुत सारे जो असासिनेशन केसेस होगा, ये सब जगह पे हर पार्टी अलग अलग, जो अकाली दल उठकर बोलेंगे कि बियान सिंह का जितना भी जो लोग है उन लोगों को निकाला। ये तो मांग लंबे समय से उठाई जा ही रही है। आपने जो बिल्कुल सही वाजिब सवाल किया है कि अकाली दल की ओर से या बाकी कहें पंजाब की पार्टियों की ओर से ये मांग तो आती रही है। बिल्कुल, ये समस्या ये है कि ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनका जो भी ये नीचे विषय नहीं है, ये विषय देश का है। देश का पूर्व प्रधानमंत्री को इतनी बुरी तरह से, नॉट ओनली नेशनल, इंटरनेशनल तौर पे जो एक तरह से कॉन्स्पिरेसी तैयार करके बहुत इतना टेररिस्ट अटैक के ऊपर मार दिया गया था। वो 30 साल हो, 50 साल हो, 100 साल हो, उनके तरह मेरे हिसाब से उन लोगों को छूट देना नहीं चाहिए था। जहां तक ये है कि ये सब चीज और भी बहुत सारे जो ये एक प्रेसिडेंट्स के तौर पे जो अलग अलग शक्ति है, वो इस तरह से इसको इस्तेमाल करते जाएंगे।
प्रसाद जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी कवर करते आए हैं, आपने इन तमाम घटनाओं को बहुत नजदीक से देखा है। पिछले 33 साल से यह मामला लगातार चलता आ रहा है। आप किस तरह से देखेंगे, क्या एक लाइन खींचना जरूरी है? गांधी परिवार की निजता, उनका अपना सम्मान, उनके अपने अधिकार, और साथ ही जहां तक देश का प्रश्न जिस पर कि बीजेपी, कांग्रेस सब एकजुट हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री के जो हत्यारे उनको सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश जी, जो बात आप कही है, शायद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कुछ देर पहले यही स्पष्ट किया था कि कांग्रेस पार्टी की उनके पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार के व्यक्तिगत राय से भिन्न है। और ये इस बात का भी हवाला दिया था कि सरकार, जो इस वक्त की सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, जैसे मोदी सरकार जी की बात की, उन्होंने कहा भी उनका भी मत वही है जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी का है। हाँ। तो एक तरह से सरकारों के बीच में समानता है विचारों का। जो भी कानूनी प्रकरण है उसमें उन्होंने एक जैसा ही विचार रखा है। रहा सवाल दूसरा कि कांग्रेस पार्टी के बीच में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे मतभेद है सैद्धांतिक तौर पे हैं, पार्टी का अलग राय है, पार्टी के अध्यक्ष के, भूतपूर्व अध्यक्ष के अपनी राय वो अलग है। और यही बोला है साथ ही साथ कि डीएम के द्रमुक के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह जो हैं, लेकिन इस बिंदु पे दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते। और अखिलेश जी, आपको भी याद होगा सन 1998 में जब इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार थी, जैन कमीशन की रिपोर्ट का मामला पूरा, हाँ, और उसमें द्रमुक के जो प्रमुख लोग थे सरकार में शामिल थे, उनको हटाने की मांग लेकर सरकार से उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। लेकिन अब मामला अलग है। अब तो जो तमिलनाडु में सरकार है वहां पर कांग्रेस का समर्थन है, दोनों पार्टियां अलायंस में हैं, गठबंधन भी चल रहा है। और ऐसे समय पर जब डीएमके सरकार ये कहती है कि छोड़ देना चाहिए, चाहे एडीएमके सरकार हो वो कहती है कि छोड़ देना चाहिए, वहीं कांग्रेस पार्टी की राय अपनी सहयोगी पार्टी से अलग है। तो ऐसे में जो वहां की तमिलनाडु की राजनीति है उस पर क्या समीकरण है इस पूरे हत्याकांड को लेकर के, वो आपसे समझना चाहेंगे प्रसाद जी। देखिए, इसमें जरूर थोड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि कांग्रेस, जैसे आपने कहा, कांग्रेस पिछले 2004 से मान के चलिए द्रमुक के साथ पहले केंद्र में भी रही और वहां पे राज्य में भी रही, और आज भी राज्य में उनके साथ गठबंधन में खड़ी है। एक इस विषय पर मतलब कोई इस तरह की टिप्पणी पहली बारी बहुत जोरों से किया गया है, और क्या इसको लेकर राजनीतिक हलचल हो सकती है क्या? क्योंकि वहां पे जो दो ध्रुव है, चाहे अन्ना द्रमुक हो या द्रमुक हो, दोनों के बीच में ही कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ रही है, किसी न किसी एक दल के साथ। फिलहाल 2004 से लेकर वो द्रमुक के साथ रही है, लेकिन अभी इस नतीजे पे शायद नहीं पहुंचे हैं कि पार्टी के अंदर कोई इस तरह का आवाज नहीं उठी कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले के बाद अपने आप को दूरी बनाए, क्योंकि वहां की राजनीति बिल्कुल अलग है। और शायद द्रमुक हो, अन्ना द्रमुक हो, दोनों का वहां पे ये मुद्दा एक जिसे कहते हैं सेंटिमेंटल इमोशनल इश्यू है, तो उसको उस नजरिए से देखा जाता है हमेशा। जी, अभय जी, आपसे यही सवाल पूछना चाहेंगे कि अभी कुछ देर पहले स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर। उन्होंने स्वागत किया है, साथ ही उन्होंने राज्यपाल को भी कटघरे में खड़ा किया कि एक चुनी हुई सरकार की ओर से जो सिफारिश की गई थी उसे राज्यपाल क्यों दबा करके बैठे हुए थे। लेकिन आपसे प्रश्न ये है कि डीएमके के साथ आपके रिश्ते, जिस बात का जिक्र प्रसाद जी कर रहे थे कि गुजराल सरकार से समर्थन इसीलिए वापस लिया गया क्योंकि जैन कमीशन की रिपोर्ट तब आई थी, तो एक समय तो आपने ये इस हद तक चले गए थे कि आप डीएमके को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन आज वही सरकार स्वागत कर रही है इस फैसले का और आप उसके साथ जुड़े हुए हैं तमिलनाडु में। अखिलेश जी, सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर लिया राज्यपाल ने? नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा, तो राष्ट्रपति भी एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट काम करते हैं। तो क्या केंद्र की सरकार ने ऐसा कोई अभिमत भेजा था या अपना विचार व्यक्त किया था राष्ट्रपति को? नहीं। आर्टिकल 142 में सर्वोच्च अदालत का इस प्रकार से निर्णय लेना, ये हमने उस पर आज सवाल खड़ा किया है कि किस हद तक ये सर्वोच्च अदालत इस फैसले की बुनियाद तो अभय जी, इस फैसले की बुनियाद तो राज्य सरकार की सिफारिश ही है ना। तमिलनाडु सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दी उसके बाद ही तो ये फैसला किया गया, तो इसमें तो भूमिका तो तमिलनाडु सरकार की है। अगर
उस सिफारिश के आधार पर फैसला हो जाता तो सर्वोच्च अदालत आर्टिकल 142 को ग्राउंड नहीं बनाता। अभी कुछ देर पहले ही अभिषेक सिंघवी जी ने इसी बात की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि ये एक खतरनाक ट्रेंड बन सकता है कि राज्य सरकार की सिफारिशों पर अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फैसला करने लगे तो बाकी मामलों में फिर ऐसा ही होगा। अभी आपके प्रवक्ता ने यह कहा है, तो आप दोनों चीजों को अलग करके कैसे देख सकते हैं? मैंने अभी शुरू में आपसे यही कहा कि अगर इनको ग्राउंड, देखिए उनके फैसले का आधार वो हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली आर्टिकल 142 को जब आप पढ़ेंगे तो वो सर्वोच्च अदालत के अधिकार को की व्याख्या करता है। वो बात सही है, उसमें कोई ना कोई तो आधार उनको लेना ही था, लेकिन उसकी बुनियाद ये थी। दुबे जी, ये कहना चाह रहा हूं कि आप डीएमके के बारे में क्यों नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं? वो पार्टी जो लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी, जहां कैबिनेट में ये बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गया कि इन सबकी रिहाई होनी चाहिए, और यह प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया। नहीं, कैबिनेट, देखिए एआईएडीएमके की सरकार थी 2018 में जब भेजा गया वो प्रस्ताव, तो वो एआईएडीएमके की सरकार थी। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, कोई भी सरकार हो, क्या पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के प्रति सदाशयता दिखाई जा सकती है? कतई नहीं। ये राष्ट्रव्यापी स्तर पर इस बात पर पूरा देश असहमत है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई भी दल कोई भी वक्तव्य दे, मगर सर्वोच्च अदालत को मुझे लगता है कि यह निर्णय आर्टिकल 142 को ग्राउंड बनाकर नहीं लेना चाहिए था। इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देते वक्त भी आर्टिकल 142 आपने लगाया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कैसे सरकारें बलात्कार के दोषियों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके बिल्किस बानो के प्रकरण में छोड़ देती है, या छलावा के केस में सर्वोच्च अदालत जिसको ये तक कह दिया गया कि ये जानवर शिकार ढूंढ रहे हैं, हाई कोर्ट ने कहा, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो पुनर्विचार समूचे देश को करना चाहिए कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति देश में है। सिर्फ इतना ही हम कहना चाहते हैं। राजनीतिक संदर्भों में हम व्यथित हैं, जैसे अभी हमारे एक पहले साथी ने बताया, मैं भी रात को ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत जोर से, जब मैं अपने घर पर सो रहा था और पिताजी ने देर रात को ये बात बताई, आज तक मैं उस क्षण को भूल नहीं पाता हूं। और जब भी ये चर्चा करता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती है। आज मैं, समूचा देश व्यथित और दुखी है इस निर्णय से। ऐसे निर्णय कोई मिसाल कायम नहीं करते, कोई माइलस्टोन नहीं रखते। हम सर्वोच्च अदालत, मेरा राजनीति अपनी जगह पर है, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है डीएमके की ओर से, और जाहिर सी बात है कि एआईएडीएमके भी इसका स्वागत करेगी। नामबिहार जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप किस तरह से देखते हैं तमिलनाडु की राजनीति में, और वहां क्यों ये इतना बड़ा भावनात्मक मुद्दा है? क्या वहां पर इस बात का एहसास नहीं है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या वहीं पर तमिलनाडु में की गई, और जो दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए? और जैसा मैंने कहा, सवाल केवल राजीव गांधी या उनके परिवार का नहीं है, बल्कि उनके साथ उस वक्त जब विस्फोट किया गया था तो वहां पर कई और लोग भी थे जिनकी मृत्यु हुई, तो उनके परिवार वालों की क्या राय, वो मायने नहीं रखती है कि वो क्या चाहते हैं? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल। लगभग मेरे ख्याल से 35 के आसपास लोगों को मृत्यु हुआ था, काफी लोग घायल हुए थे। उनका परिवार को भी जितना दुख जो गांधी फैमिली को हुआ उतना ही दुख उनको हुआ, उससे भी ज्यादा पूरे देशवासियों को हुआ है। तो मैंने जैसे कहा है कि अभी कांग्रेस को एक निर्णय लेने का समय आ चुका है। ये द्रविडियन पार्टियों का या रीजनल पार्टियों का दबाव में आके एक नेशनल पार्टी जिसने 50-55 साल हिंदुस्तान में राज किया, उस पार्टी को इस तरह का रीजनल पार्टी, जो द्रविडियन पार्टी, खास करके डीएमके और एआईएडीएमके, उनका दबाव पे रहना चाहिए। इस तरह का जो गलत निर्णय उन्होंने जो लिया है उसके साथ उनका साथ छोड़ना चाहिए, और ये ठोकर ये बोलना है कि हम इस तरह का राजनीति में हम विश्वास नहीं करते। लिंग्विस्टिक राजनीति, द्रविडियन पॉलिटिक्स के अंदर हम एक बहुत बड़े देश है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के तौर से सोचना चाहिए, ना कि एक तमिल आइडेंटिटी या केरला आइडेंटिटी। इससे बढ़कर हमें लगता है कि हिंदुस्तानी की तरह से सोचना चाहिए। अगर कांग्रेस इस विषय के ऊपर बहुत ही सीधा साधा जवाब हमें देना चाहिए, देश को देना चाहिए। हम इस राजनीति से दूर रखना चाहते, डीएमके के साथ जो उनका साथ है उसको छोड़ना चाहिए। तब हम विश्वास करेंगे कि जो कांग्रेस अभी भी थोड़ा बहुत शक्तिशाली पार्टी है, या विपक्ष नेचुरल ऑपोजिशन इस देश का है। अगर नहीं है, जब इस तरह बड़ा गलत कदम उन्होंने उठाया, और पूरा देश, आप और मैं और पूरा देश इसके निंदा कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं के साथ ही सोएंगे, ये कहने से के बाद
मुझे नहीं लगता। प्रसाद जी, जाते जाते राजनीति और आपसे संक्षिप्त टिप्पणी, आप किस तरह से देखते हैं कि आगे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इस फैसले का क्या असर हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को इसमें जरूर बहस जैसे एक तरह से छिड़ी गई है, मान के चलिए, क्योंकि जिस तरह से जयराम रमेश का तुरंत बयान आया और अभिषेक सिंघवी का आया, तो पार्टी अपने आप को इस पूरे दृष्टिकोण को अलग नजरिए से देख रही है और आने वाले दिनों में जरूर ये पार्टी के अंदर ये एक बहस का मुद्दा होगा। लेकिन कांग्रेस को ये फैसला करना है, क्योंकि उनकी अपनी शक्ति जिस तरह से दिन पर दिन कम होती जा रही है, वो उसको किस तरह से तब्दील करना चाहेंगे अपने आप को। जैसे एक साथी आपके पैनल में कह रहे थे कि पार्टी को अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा फैसला है पार्टी का। तो मेरे ख्याल से जब तक मंथन नहीं होगा इस पे, कोई अभी एक तौर कोई कहना मुश्किल है। जी, प्रसाद जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे जी आपका भी शुक्रिया, और साथ ही नाम्बियार साहब आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे संवेदनशील मुद्दे को। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे अशोक गहलोत के करीबी हरीश चौधरी ने क्यों खोला उनके खिलाफ मोर्चा। बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर कांग्रेस पार्टी में जारी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बार सचिन पायलट ने नहीं, बल्कि अशोक गहलोत के ही वफादार हरीश चौधरी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में विसंगति को लेकर नाराजगी जताई है। ओबीसी कोटे से पूर्व सैनिकों को आरक्षण देने का मुद्दा उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण ओबीसी कोटे को कमजोर कर रहा है, इसे ओबीसी कोटे से अलग कर दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर इसे कैबिनेट में टाल दिया गया। हरीश चौधरी ने कहा कि उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री से सवाल किया कि ऐसा क्यों किया गया। राय देने का अधिकार है, जो आप भी राय दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, भारत का कोई भी नागरिक या भारत के बाहर वाला भी नागरिक राय दे सकता, बट अधिकार तो मुख्यमंत्री जी का है भैया, बहुमत के अंदर कैबिनेट का है। हमारे यहाँ बहुमत का, जब तक मैं कैबिनेट का मेंबर मैं भी रहा हूँ, कि ये हमारे यहाँ जब तक मैं रहा हूँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बहुमत से कैबिनेट में डिफर हुआ। इसीलिए मैंने सीधा मुख्यमंत्री जी से ही सवाल किया है कि मैं आज नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने डेफर किया, वो डेफर क्यों किया। अगर मैं समझ पाता तो मैं ट्वीट उनके सवाल से नहीं करता, जो मैं समझ पा रहा था उसको मैं पब्लिकली उस बात को करता, क्योंकि मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट व्यक्ति। और इसी मुद्दे को लेकर सचिन पायलट खेमा भी सक्रिय हो गया है। सचिन पायलट के खेमे के मुकेश भाकर ने ट्वीट करके कहा कि अगर सरकार ने ओबीसी वर्ग के हित में जल्दी फैसला नहीं किया तो आने वाले समय में सरकार और पार्टी के खिलाफ प्रदेश में जो भी माहौल बनेगा उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी आप खुद होंगे। मेरे लिए पद से पहले प्रदेश के युवाओं को उनका हक दिलवाना प्राथमिकता है। और हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही है इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। हर्षा, ये जो मुद्दा है ओबीसी आरक्षण में सेंध का, ये गले की फांस बन सकता है अशोक गहलोत के लिए, वो भी तब जबकि उन्हीं के खेमे से ये आवाज बुलंद हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जो ओबीसी वोट बैंक है बहुत बहुत क्रूशियल वोट बैंक है राजस्थान में, और ऐसे में हरीश चौधरी जो जाट समुदाय से हैं उनका ये मुद्दा उठाना वो एक्चुअली पॉलिटिकल मैं कह सकती हूँ इमरजेंसी बटन एक तरह से उन्होंने दबाया है, और कांग्रेस गवर्नमेंट को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इसमें यह है कि जो 12% रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए, उसका ज्यादा से ज्यादा भार ओबीसी पे पड़ता है, क्योंकि उसी वर्ग से लोग मेरिट में आते हैं और ज्यादा से ज्यादा ओबीसी जो रिजर्वेशन है उसी में सेंध लगती है। तो जो युवा है उनको मौका नहीं मिलता है और एक्स सर्विसमैन वो कोटा खा जाते हैं। ये मुद्दा है टेक्निकली अगर हम इसको समझें, लेकिन पॉलिटिकली अगर आपको समझना है तो वो बहुत और ज्यादा अहम है कि हरीश चौधरी जैसा शख्स जो अशोक गहलोत का लॉयलिस्ट माना जाता है, जो पंजाब में इंचार्ज हैं, एआईसीसी के सदस्य हैं,
उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने सीधा सवाल मुख्यमंत्री से कहा है, मुख्यमंत्री का नाम लेके कहा है कि कैबिनेट में आपने इसको क्यों डेफर किया। और वो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुख्यमंत्री के सामने वो ठहरा रहे हैं। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे कि इसको रिजॉल्व किया जाए और अगर नहीं होता है तो हम एजिटेशन करेंगे, यानी अपने ही सरकार के खिलाफ एजिटेशन करेंगे। आप समझते हैं कि रिजर्वेशन का एजिटेशन क्या रूप ले सकता है, हमने देखा है। तो पॉलिटिकली इट्स लाइक ओपनिंग अनदर फ्रंट अगेंस्ट योर ओन गवर्नमेंट। और ऐसे में जब ऑलरेडी राजस्थान में खींचतान चल रही है तो इस तरह का मुद्दा उठाना, और वो भी ऐसा आदमी हरीश चौधरी जो अब तक अशोक गहलोत का लॉयलिस्ट माना जाता था, वो खुले मंच पे ये मुद्दा उठा रहा है। यानी कि राजस्थान में ये जो घमासान है, जो टकराव की स्थिति है, हम आगे देखेंगे कि ये बढ़ने वाली है। जी शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का मनीष सिसोदिया पर बड़ा हमला। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी, ऐसा दावा किया गया है। ईडी द्वारा गिरफ्तार शरत रेड्डी की रिमांड की कॉपी से यह बात सामने आई है। आरोपियों ने 140 के करीब फोन नष्ट कर दिए ताकि सबूत मिटाए जा सके। शरत रेड्डी और पकड़े गए अन्य आरोपी विनय बाबू को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड पर भेजा था। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस खुलासे को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को घेरा। आप सोच के देखिए, मनीष सिसोदिया जी और उनके जो मित्रगण हैं, मनीष सिसोदिया जी की जो टोली थी, जिस टोली ने मिल करके ये एक घोटाला, शराब घोटाला, दारू घोटाला, एक्साइज पॉलिसी का घोटाला किया, जब इस पे जांच बैठाई गई तो डिजिटल एविडेंस छुपाने के लिए 140 मोबाइल फोन बर्बाद किए गए। 140 ऐसे मोबाइल फोन बर्बाद किए गए और नए खरीदे गए ताकि एविडेंस मिट सके। सबसे बड़ा विषय जो इस रिमांड लेटर में है और जो आज मीडिया ने उछाला है, अखबारों की सुर्खियां जो बनी है, इस पूरे विषय में घोटाले के कारण जिस प्रकार का अनड्यू फेवर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने अपने यारों को पहुंचाया, एडवांस पेमेंट किया गया। 2 बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मालूम पड़ा है कि केवल 2 बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिया गया है। वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की 10 गारंटी नाम से आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसके तहत आपने 10 वादे किए हैं। पहला वादा है साफ सुंदर दिल्ली, कूड़े का नया पहाड़ नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी, नक्शा पास कराना आसान, पार्किंग की समस्या दूर करेंगे, आवारा पशुओं की समस्या से मुक्ति, नगर निगम की सड़कों की मरम्मत, निगम के स्कूल अस्पताल शानदार बनाए जाएंगे, दिल्ली को पार्कों का शहर बनाया जाएगा, अस्थायी कर्मचारी पक्के होंगे, समय पर तनख्वाह, व्यापारियों को सुविधाएं, इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, साथ ही रेहड़ी पटरी के लिए अलग वेंडिंग जोन। ये 10 वादे किए गए हैं। जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूड़े के निस्तारण को कर रहे हैं, हम भी कूड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे। ऐसा क्या है? नीयत होनी चाहिए, इनकी नीयत खराब है। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी। दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा स्पेशली भ्रष्टाचार होता है। तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास किए जाते हैं, उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे और आपको नक्शे पास कराने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करेंगे ताकि आपको कम से कम इंटरेक्शन करना पड़े।
बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां पर विधानसभा का आज एक और विशेष सत्र बुलाया गया था। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार अपने 2 पुराने वादों, स्थानीयता का आधार, 1932 का खतियान यानी लैंड रिकॉर्ड और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सीधे 14% से 27% करने का बिल पेश किया गया, जो विधानसभा ने पारित कर दिया। नई आरक्षण नीति के तहत ओबीसी कोटे को 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। वहीं अनुसूचित जनजाति का कोटा 26 से बढ़ाकर 28 और अनुसूचित जाति का कोटा 10 से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का कोटा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ऐसे में बिल पास होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 77% तक पहुंच जाएगा, जो कि देश में सबसे अधिक है। पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों की आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। और इन 2 मुद्दों पर हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की है। आइए सुन लेते हैं। झारखंड में आज 2 महत्वपूर्ण बिल पास किए गए। हमारे साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। अब आगे क्या? अब आगे दिल्ली क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? मुहर लगवाएंगे। कैसे? जैसे बिल पारित किया वैसे। नहीं, ये कहा जा रहा है कि आपका सरना कोर्ट। अरे दिल्ली में हमारे सांसद भी हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की भी सांसद वहां है। ऐसा थोड़ी है वहां हम लोग खाली हाथ बैठे हैं। बीजेपी आपके एजेंडे पे क्यों चलेगी? आपको हीरो क्यों बनाएगी? मत बनाए। विलन बनाने का प्रयास जो कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन राज्य की जनता तय करेगी। आखिर जनता का भी एक अदालत है, उस अदालत से कौन बचेगा? हम जनता के अदालत और जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग हैं। हम लोग एजेंसियों के भरोसे राजनीति नहीं करते। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और जनता हमें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए सदन भेजती है। तो आज आप विगत 2019 के बाद आप देखें, कोरोना का जंग, सुखाड़ का जंग, यहाँ के कर्मचारियों का अधिकार, ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए क्या उत्साह का माहौल है। ढोल नगाड़े के साथ लोग शिविरों में जा करके अपना अधिकार ले रहे हैं। 20 वर्षों में कभी पदाधिकारियों को आपने गांव में कंप्यूटर, लैपटॉप, जेरोक्स मशीन ले जा करके काम करते देखा? आज आप देखिए ऐसे जगहों पर जहां पैदल नहीं जा सकता, ट्रैक्टर से लोग जा रहे हैं, बैलगाड़ियों से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं पदाधिकारी। तो और झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, जहां केंद्र सरकार को तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस राज्य का सर्वांगीण विकास कैसे हो। प्रधानमंत्री जी तो देते हैं 1,36,000 करोड़ रुपए अभी बकाया है। और दुर्भाग्य है इन्हीं के राज्य इकाई के लोग जो गंदगी फैला के इन लोगों ने विगत डबल इंजन के समय में चलाया है, उन गंदगी का टिकरा अब हमारे सर पे फोड़ने का प्रयास। बिजली का बकाया 5 साल में इन लोगों ने रखा। भारत सरकार बिजली का पैसा काट रही है आज हमारे सरकार में, उसमें क्यों नहीं काटे? फिर भी इतने विकट परिस्थिति में भी हम लोग एक एक कदम मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य की जनता देख रही है, मुद्दा विहीन विपक्ष, नेता विहीन विपक्ष के साथ इस राज्य के लोगों का कोई भरोसा नहीं। मेरा एक अंतिम सवाल है, आज जो 2 बिल आपने पारित कराए हैं, उसका आने वाले दिनों में अब रोड मैप क्या होगा? देखिए, ये सारे मुद्दे हमारे नहीं हैं,
ये सारे मुद्दे इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों का है। इसका रोड मैप आने वाला समय में राज्य की जनता तय करेगी। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो इन दिनों महाराष्ट्र में है और आज शिवसेना के आदित्य ठाकरे उनके साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर कि एक बड़े तिरंगे की छाया में राहुल गांधी और उनके साथ आदित्य ठाकरे भी चल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं जो कि महाराष्ट्र से आ रही हैं और इसमें आप देख सकते हैं आदित्य ठाकरे जो कि राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। बाद में बताया गया कि राज्य के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता भी राहुल गांधी की इस यात्रा में उनके साथ शामिल होंगे। ये एक तरह से जो महाविकास आघाड़ी है उसकी एकता को दिखाने का भी प्रयास है, क्योंकि आपसी मतभेदों के चलते इनकी एकता पर लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। लेकिन आदित्य ठाकरे का इस यात्रा में राहुल के साथ चलना ये अपने आप में इस बात का संकेत दिखा रहा है कि किस तरह से दोनों पार्टी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव साथ साथ हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पुलिस ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को गिरफ्तार किया है। हाल ही में आव्हाड ने पुणे में एक सिनेमा हॉल में घुसकर फिल्म हर हर महादेव की स्क्रीनिंग रुकवा दी थी। इस दौरान एक दर्शक से मारपीट भी की गई थी। पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस गिरफ्तारी के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन भी किया। एनसीपी विधायक को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि वो इस मामले में जमानत नहीं मांगेंगे। मला खरं तर एका गोष्टीची गंमत वाटते की राज्यात चाललंय काय, जो चूक करतो त्याला पूर्ण माफी आणि जो एखादा आंदोलन करतो त्याला शिक्षा, म्हणजे ब्रिटिश राजचे दिवस मला आठवत आहेत। आणि एक गोष्ट मी आवर्जून तुम्हाला सांगू इच्छिते की जितेंद्र आव्हाडांना हे लढवय्या नेते आहेत एकतर, दुसरं त्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी पोलीस स्टेशनला बोलवलं। पोलीस स्टेशनला माहिती गेल्यावर असं कळलं की वरून दबाव येतोय। आता वरून म्हणजे कुठून याचं उत्तर माझ्याकडे नाही। मी कुणावर आरोपही करत नाही, कारण दबाव येतोय, बिचाऱ्या पोलिसांची काहीच चूक नाही। आणि मी नेहमी सत्तेत असू दे किंवा नसू दे, एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगते, मला महाराष्ट्राच्या पोलिसांचा सार्थ अभिमान। तो 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।